इंक से कोई बच्चा टेस्ट नहीं लिखेगा, एंड दिस इज फुल एंड फाइनल वार्निंग। अगर किसी बच्चे ने ब्लू से टेस्ट सॉल्व किया, ब्लू इंक से, तो उसका टेस्ट चेक नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। सेकेंडली, मैंने आप लोगों से कहा था कि हर जो क्वेश्चन होगा, नया क्वेश्चन आपने फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे माशाल्लाह, उन्होंने उसी पेज पे किया होता। अगर किसी बच्चे ने वही काम किया तो उसका पेपर जो है, उसका क्वेश्चन जो है वो वाला चेक नहीं किया जाएगा। ठीक है, बाद में फिर हमें ब्लेम ना कीजिएगा कि सर आपने तो चेक ही नहीं किया गया, ना वो चेक होगा, उल्टा बकायदा आप वो आपकी फेलियर लिखा होगा वहां पे। में भी ऐसे करना है? तमाम में, सब में, कैफ के तमाम पेपर्स में आपने ऐसे करना है। दिस इज नॉट अबाउट लॉ, कैफ के तमाम पेपर्स में ऐसे होगा। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा, लॉ के अंदर मैंने आप लोगों से कहा था कि होता क्या है, इसके जो केस स्टडीज है ना बेटा, केस स्टडीज आप लोगों को आई थिंक मैंने 2 या 3 केस स्टडीज दी हैं गालबन। केस स्टडीज के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि कौन से सिनेरियो की ये बात कर रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक केस स्टडी में 2 सिनेरियोज लग रहे हैं और आप दोनों लिख दें, तो आपको एक का भी नंबर नहीं मिलेगा। कंसीडर दिस। उसकी रीजन ये है कि आईकैप कहता है कि जनाब एक मैंने जब सिनेरियो, एक मैंने आपको केस दिया है तो उसका आपने मुझे एक ही बताना है। आप जज हैं, आपने मुझे ऑप्शन नहीं देनी कि दोनों में से जो मैंने दोनों चीजें बता दी, जो दोनों में से ठीक है उसको जो है वो टिक कर दो। ऐसा नहीं होगा। आपने बताना है यस और नो में आपने आंसर देना है, दैट्स इट। ये नहीं कहना यस अगर ये हो जाए तो हाँ, अगर ये ना हो तो ना, ये नहीं बताना। आपने बताना है कि हाँ जी ये इस केस में ये बिल्कुल इसका हमारा आंसर यस है, और उसका रीजन ये है कि जी ये सारा सिनेरियो उसके साथ रेलेवेंस जो मैंने आपको बताया था। तीसरी बात, मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था कि केस स्टडी सॉल्व करते हुए 3 चीजें, उनका पैटर्न कुछ भी हो सकता है, उनकी अलाइनमेंट आप कुछ भी कर सकते हैं, बट 3 चीजें आपके सॉल्यूशन में होनी चाहिए। नंबर 1 योर वर्डिक्ट, आपकी जजमेंट, आपका आंसर यस और नो। नंबर 2 आपकी लीगल प्रोविजन के कानून, स्पेसिफिकली इस केस में, इस केस के बारे में कानून क्या कहता है, लीगल प्रोविजन। और थर्ड नंबर है रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब होता है जो सिनेरियो है क्या वो आपकी बताई हुई प्रोविजन के मुताबिक है या नहीं। अगर आपने प्रोविजन कुछ और बताई है और उसके साथ आपने रेलेवेंस नहीं बताया या आपने अपना वर्डिक्ट नहीं दिया, तो तीनों चीजों में से अगर कोई एक भी स्किप्ट है तो बेटा आपको नंबर नहीं मिलने वाले। इस वजह से तीनों की तीनों चीजें होना लाजमी है। अगर किसी बच्चे ने इसमें से एक चीज को भी स्किप कर दिया तो उसको मार्क्स नहीं मिलने वाले। अब वर्डिंग आपकी अपनी हो सकती है लीगल प्रोविजन के अंदर भी, लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि लीगल प्रोविजन वर्डिंग अपनी जब आप इसको इस्तेमाल करें, अपने वर्ड्स में लिखें, तो जो लॉ कहता है वही लिखें। जो आपने लॉ के बारे में समझा है वो नहीं लिखना। दोनों में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। जो लॉ कहता है आपने वो लिखना है, जो आपने लॉ समझा वो नहीं लिखना आपने। लॉ समझने का मतलब ये है कि मैंने एक लॉ कहता है जी लेट्स सपोज रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, कानून ये कह रहा है। अब कानून ये कहना चाहता है कि जनाब रोको मत जाने दो, कोमा रोको के बाद लगा रहा है, लेकिन आपने ये परसेप्शन कर लिया रोको मत जाने दो। ठीक है, तो आपने क्या प्रिज्यूम किया ये आप लोगों ने नहीं लिखना, लॉ ने क्या बताया वो आप लोगों ने लिखना। अब आते हैं जरा अपने टेस्ट की तरफ। टेस्ट आप लोगों के पास जनाब मौजूद है। मैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने जा रहा हूं। द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ अ मेडिकल स्मोक बॉल एडवर्टाइज्ड इन न्यूज़पेपर एक मिनट। Okay, ji. The manufacturers of a medical smoke ball advertised in a newspaper that anyone who bought and used the ball properly and nevertheless contracted influenza would be paid a rupees 100 reward. Furthermore, weight was placed on the rupees 1000 bank deposit. Mrs. Carlyle used the ball as directed and did catch influenza.
The defendant claimed that there was no enforceable contract because Mrs. Carlyle had never notified the company that she accepted its offer. हाँ जी, इसका क्या आंसर होना चाहिए? रिक्वायरमेंट सबसे पहले जनाब, एक्सप्लेन वेदर इट इज अ वैलिड ऑफर। वैलिड ऑफर है? आप लोगों के ग्रुप के अंदर सॉल्यूशन आ चुका होगा। तो जरा सबसे पहले हम लोग देखते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि क्या ये वैलिड ऑफर है। अब इसकी जरा वर्डिंग जैसे मैंने बताया कि आप लोगों की अपनी हो सकती है, मैं इसका जरा सॉल्यूशन पढ़ रहा हूँ। कहता जी, द डिफेंडेंट्स आर्गुमेंट ऑन द बेसिस दैट द वर्डिंग ऑफ द एडवर्ट वाज सच दैट मिसेस कार्लिल needed only to comply with the terms of the offer and there was no further negotiation intended. Once Mrs. Carlyle had satisfied the condition, she was entitled to enforcement of the contract. Furthermore, weight was placed on the rupees 1000 bank deposit that claimed to show their sincerity in the matter, in showing that the advertisement was not just mere an advertisement. अब यहां पे पहला जो उसने बात की कि क्या ये वैलिड ऑफर है या नहीं, तो हम इस पे क्या आंसर करेंगे जी? हमारा रिक्वायरमेंट नंबर 1 इज इट अ वैलिड ऑफर? यस, इट इज वैलिड ऑफर। ये इनविटेशन टू ऑफर नहीं है, ये क्या है जनाब? ये आपके पास बिल्कुल वैलिड ऑफर है। ठीक है जी। फिर हम नीचे कहेंगे जनाब, अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिस्कस वेदर डिफेंडेंट क्लेम इज जस्टिफाइड। हाँ जी, क्या उनका क्लेम जो है वो जस्टिफाइड है? क्यों जस्टिफाइड नहीं है जी? नोटिफाई नहीं किया अपनी एक्सेप्टेंस के बारे में। नो, 1000 डिपॉजिट नहीं करा क्योंकि न्यूज़पेपर में दिया था पब्लिक ऑफर। देखिए, जब आप कोई पब्लिक ऑफर करते हैं तो जो बंदा भी उसको एक्सेप्ट करना चाहे वो कंडीशंस को फुलफिल कर ले। ठीक है जी। तो यहां पे क्या उसने कंडीशन को फुलफिल किया? उसने कंडीशन को फुलफिल किया। मैं जरा दोबारा इसका सॉल्यूशन पढ़ रहा हूं, आप सबके सामने है सॉल्यूशन, प्लीज देखिएगा। द डिफेंडेंट्स आर्गुमेंट, अब कौन से डिफेंडेंट है जनाब? डिफेंडेंट कौन है ये जी? डिफेंडेंट वो लोग हैं कि जिन लोगों ने, जो मुद्दई हैं, जिनको कहते हैं जनाब जिनके खिलाफ केस हुआ है। अब वो कहते हैं जनाब, द डिफेंडेंट आर्गुमेंट्स ऑन द बेसिस दैट द वर्डिंग ऑफ द एडवर्ट वाज सच दैट मिसेस कार्लिल needed only to comply with the terms of the offer and there was no further negotiations intended. Once Mrs. Carlyle had satisfied the conditions, she was entitled to enforcement of the contract. Furthermore, weight was placed on rupees 1000 bank deposit that claimed to show their sincerity in the matter, in showing that the advertisement was not just mere advertisement. अब क्या उन्होंने कहा था जनाब 1000 रुपये, मतलब पता चलेगा कि इस बात को फॉलो करते हैं, क्या उन्होंने हमारी ऑफर को एक्सेप्ट किया कि नहीं, वो 1000 रुपये डिपॉजिट करवा दें। क्या उन्होंने 1000 रुपये डिपॉजिट करवाए? उन्होंने 1000 रुपये डिपॉजिट नहीं करवाए। तो क्या वो जस्टिफाइड है इस चीज में? कौन जस्टिफाइड नहीं है? उसने किसके जस्टिफिकेशन के बारे में पूछा हुआ है? हु इज डिफेंडेंट? यानी कि जिसके खिलाफ केस किया जाए वो डिफेंडेंट है ना। तो हु इज डिफेंडेंट? कंपनी इज डिफेंडेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी ठीक कह रही है कि गलत कह रही है? कंपनी जब ठीक कह रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? वो अपने काम में जस्टिफाइड है कि नहीं? जस्टिफाइड। ओके, अपने आर्गुमेंट्स में वो जस्टिफाइड है। खैर एनीवेज, ये आगे चलते हैं जी। जी ऑफर्ड टू बाय आर्स हॉर्स। जी देखिए, एक औरत ने, एक कंपनी ने जनाब एक ऐड दिया कि जो बंदा भी हमारे इस प्रोडक्ट को, हमारे इस मेडिसिन को यूज करेगा हमारी डायरेक्शन के हिसाब से, तो उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जनाब इस चीज को देखने के लिए हम कहेंगे जनाब वेट का मतलब होता है कि जनाब इस चीज पे जोर दिया जाता है
क्या कि हम उस टाइम पे मान लेंगे कि ये बंदा इस चीज़ में अपना इंटरेस्ट शो करवा रहा है, यानी कि हमारी अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा है, अगर ये 1000 रुपये बैंक डिपॉजिट करवा दे। अब उसने मेडिसिन यूज़ की, मेडिसिन यूज़ करने के बाद जनाब उसने कहा जी मुझे फिर भी इन्फ्लुएंजा हो गया, ओके, लेकिन उसने 1000 रुपये डिपॉजिट बैंक में नहीं करवाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने जो कंडीशन लगाई हुई थी साथ में कि जनाब 1000 रुपये डिपॉजिट करवाना है, वो उन्होंने कंडीशन को फुलफिल नहीं किया। तो इस वजह से मिसेस जो कार्लिल हैं वो किसी किस्म का क्लेम नहीं कर सकती हमारे से। अब डिफेंडेंट कौन था जिनके खिलाफ केस किया गया था, डिफेंडेंट के आर्गुमेंट्स यही थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिफेंडेंट बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो अपने क्लेम में जस्टिफाइड है। आपका गलत किया हुआ है, चलें आप इसको नोट डाउन कर लें, इसको हम बता देंगे हमको जाके। अच्छा जी, इसके बाद देखिए प्लीज आगे जी, प्लीज देखिएगा, चलें आगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे चलते हैं जी। G offered to buy R's horse and stated that the offer would remain open for 6 weeks. However, before the 6-week period had elapsed, G withdrew the offer. Requirement under the provisions of Contract Act 1872, briefly describe whether the offer is revocated. Not revocated, यहाँ पे revoked होना चाहिए। Anyways, हाँ जी, क्या ऑफर रिवॉक हो चुकी है? तो हम यहाँ पे कहते हैं जनाब G was entitled to withdraw the offer at any time before its acceptance. Acceptance से पहले वो ऑफर रिवॉक हो सकती है जी। वन में एक्सेप्टेंस नहीं हुई थी, नहीं हुई थी, क्योंकि उसने कंडीशन को फुलफिल नहीं किया था। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, एनी कंडीशन प्रेसिडेंट टू ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड और फुलफिल्ड। ठीक है जी, एक्सेप्टेंस के लिए हमने कहा था कि वो फुलफिल करनी चाहिए। तो क्वालिफाइड अपना एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनक्वालिफाइड एंड प्रॉपर। तो वो उस केस में कि कंडीशन को फुलफिल नहीं किया उन्होंने एक। अच्छा जी, ये बेटा ये क्लियर है, ये कितने मार्क्स का था जी? 2 नंबर का था जी। आगे चलते हैं जनाब, एमसीक्यूज। एमसीक्यूज देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 एमसीक्यूज का है जनाब। उसमें पहला जो मेरे पास है, व्हाट इज द लीगल इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अ न्यूज़पेपर। इसका लीगल इफेक्ट क्या होगा? फॉर सेल कंप्यूटर मॉनिटर एंड लेजर प्रिंटर, गुड कंडीशन ₹5000। सी ऑप्शन होना चाहिए। द स्टेटमेंट इज एन ऑफर फॉर सेल, द स्टेटमेंट इज मेयर एडवर्टीजमेंट, द स्टेटमेंट हैज नो लीगल इफेक्ट, द स्टेटमेंट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। तो व्हाट इज दिस? इन्विटेशन टू ऑफर का लीगल इंपैक्ट पूछा ना, क्योंकि इन्विटेशन टू ऑफर का लीगल इंपैक्ट तो कोई नहीं होता। What is the legal effect of the following statement in our newspaper? अब आपके पास ऑप्शंस हैं। लीगल इफेक्ट का मतलब होता है, देखिए एक इनविटेशन टू ऑफर है, बिल्कुल वैसे होना तो ये चाहिए कि इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, बट इसके हिसाब से फॉर सेल कंप्यूटर मॉनिटर एंड लेजर प्रिंटर गुड कंडीशन ₹5000, हम इसको अकॉर्डिंग टू लॉ क्या मानते हैं? एडवर्टीजमेंट के अंदर है, एडवर्टीजमेंट के अंदर कोई चीज है तो इसका लीगल कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है कि हम इसको कानूनी तौर पर इसको हम क्या जानते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस के अंदर कंट्राडिक्शन है। ठीक है जी, एक तो ये द स्टेटमेंट हैज नो लीगल इफेक्ट, क्या इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है? नहीं है, स्टेटमेंट का कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, है क्या है? ये इनविटेशन टू ऑफर है, लीगल इंपैक्ट क्या है इसका? ये इनविटेशन। अच्छा अब सुन लो, इसमें स्टेटमेंट ए भी ठीक है, इसमें स्टेटमेंट डी ये भी ठीक है। ऑफर टू सेल या इनविटेशन टू ऑफर। अच्छा, ऑफर टू सेल में इसमें हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि हमने इसको न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइज कर दिया। न्यूज़पेपर, देखिए एक एक चीज को हम लोग बारीक बारीकी से देखते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि जी इसमें आ सकता है जी नो लीगल इफेक्ट, इसमें यह आ सकता है कि नो लीगल इफेक्ट। हमने इसको कंसीडर पहले किया कि जी आ सकता है, लेकिन क्यों आ सकता है? क्योंकि लीगल इफेक्ट हमेशा उस चीज का होता है कि जब हम लोग बात कर लेते हैं कि जनाब ये एक्सेप्ट ही नहीं हुआ तो उसका क्या लीगल कॉन्सिक्वेंस होगा। यही आपके आर्गुमेंट्स हैं। मेरा तो ये कि इन्विटेशन टू ऑफर का एक्सेप्ट कोई इफेक्ट नहीं है। ऑफर का कोई होता है? ऑफर का भी नहीं होता है, और जब तक कि कोई एक्सेप्ट ना हो जाए, ऐसे ही है, यही कहना चाहते हैं ना। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जी इस स्टेटमेंट का कोई लीगल कॉन्सिक्वेंस या इसका कोई लीगल इफेक्ट
तो हम कहते हैं कि जनाब इस स्टेटमेंट का लीगल इफेक्ट हो सकता है। किस तरह से हो सकता है? क्योंकि ये जस्ट बीइंग, अगर हम इसको स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट के अंदर ये चीज मौजूद है कि जनाब आपके पास ये या तो इन्विटेशन टू ऑफर होगी या फिर ये ऑफर होगी, मतलब इसका कोई ना कोई बाद में एक्सेप्टेंस या ऑफर वगैरह इसकी होनी ही होनी है। आप एक दफा एडवर्टीजमेंट दे दें तो आप इसको खत्म नहीं कर सकते, समझ रहे बात को? तो लीगल इफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट का निकलता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के निकलने के बाद हम इसका लीगल इफेक्ट देखते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं जस्ट स्टेटमेंट की, या हम अगर मैंने कोई ऑफर करवाई है तो इस ऑफर का लीगल इफेक्ट क्या हो सकता है? तो मैं क्या कहूंगा, जनाब जो मैंने ऑफर करवा ली है अगर ये एक्सेप्ट हो जाए तो फिर ये रिवॉक नहीं हो सकती, ये इसका लीगल इफेक्ट है, ठीक है। तो स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका लीगल इफेक्ट, ये वाली जो ऑप्शन है ये हमारे पास थोड़ी सी जरा इतनी फिट नहीं बैठ रही, ठीक है। देखिए अगर आप थोड़ा सा गौर करें, मेरे ख्याल उन्होंने ऊपर लिखा होगा, जी बिल्कुल लिखा है जी। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आगे लिखा है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। आपके लॉ के पेपर में यही चीज लिखी होगी कि मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। इसका मतलब क्या हुआ कि आंसर एक से ज्यादा ठीक हो सकते हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे ज्यादा ठीक है वो आपने बताना है। ओके, कंसीडर कीजिएगा इस चीज को। मोस्ट एप्रोप्रिएट का मतलब क्या है? जो सबसे ज्यादा ठीक है, मतलब कि एक से ज्यादा आपके आंसर जो है वो ठीक हो सकते हैं। अब यही बात है जब हम लॉ के पेपर देखते हैं ना, पास्ट पेपर इंशाल्लाह जब आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, तो जब आप लॉ का पेपर देखते हैं तो लॉ के पेपर के अंदर हमारे पास एमसीक्यूज होंगे और उसमें हमें एक से ज्यादा ऑप्शंस ठीक लग रही होंगी, लेकिन हमने सिलेक्शन किसकी करनी है? जो सबसे ज्यादा ठीक है। अभी आपने कहा जी लीगल कॉन्सिक्वेंस, मैंने कहा जी हाँ ये ठीक है, लेकिन पूरा मतलब उस तरीके से ये चीजें बैठ नहीं रही, ठीक है जी। अब आ जाते हैं, हमने कहा जनाब हमारे पास ऑप्शन ए भी ठीक हो सकती है, ऑफर ऑफ सेल, और हमारे पास ऑप्शन डी भी ठीक हो सकती है, इन्विटेशन टू ऑफर, लेकिन इनमें से भी कोई एक ही ठीक होगा। तो जरा उसके बाद देखते हैं जनाब, द स्टेटमेंट इज एन ऑफर फॉर सेल। क्या ये ऑक्शन हो रही है यहां पे? क्या ऑक्शन हो रही है यहां पे? नहीं। क्या यहां पे प्राइस टैग चीज की डिस्प्ले में लगी हुई है चीज? नहीं। ये न्यूज में एक एडवर्टीजमेंट है। अब न्यूज में जब हम लोग कोई एडवर्टीजमेंट करते हैं, क्या ये जस्ट एडवर्टीजमेंट है कि हम जस्ट एक एडवर्टाइज कर रहे हैं चीजों को? स्कैन स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी, बेस्ट इन टाउन, ये वो ऐसे वैसे। इज इट एडवर्टीजमेंट या हमको चीज वाकई बेच रहे हैं? हमको चीज बेच रहे हैं। तो इन्विटेशन टू ऑफर के लिए क्या जरूरी होता है? डिस्प्ले में पड़ी हुई चीजें हो या उन चीजों की ऑक्शन करनी हो, कि जिसमें हमें अगला बंदा आके हमें ऑफर करे कि सर इतने की मेरे से मैं परचेज करना चाहता हूं। तो इन्विटेशन टू ऑफर वाली जो हमारे पास थी वो भी कोई इतनी खास तरीके से नहीं बैठ रही, क्योंकि इन्विटेशन टू ऑफर के लिए ऑक्शन होनी चाहिए चीजों के दरमियान, नंबर 1। नंबर 2 इसमें क्या होना चाहिए? डिस्प्ले में पड़ी हुई चीजों के प्राइस टैग्स लगे होने चाहिए। ये दोनों के दोनों सिचुएशन हमारे पास नहीं है। ये हमने पेपर, न्यूज़पेपर में हमने एक ऐड दिया कि जनाब ये चीज बेचने के लिए है, इतनी इसकी कीमत है, अच्छी कंडीशन है, ओके। ना ही ये सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट है, बल्कि ये आपके पास क्या है? ऑफर फॉर सेल है। तो इसका जो सही आपके पास एप्रोप्रिएट, मोस्ट एप्रोप्रिएट आपके पास जो आंसर बनता है दैट इज ऑफर फॉर सेल, ओके जी बेटा। फिर वो ऑफर नहीं होगी, वो जस्ट एडवर्टीजमेंट होगी। अगर कॉल फॉर द प्राइस मेंशन कर दें या वो बिडिंग फॉर द प्राइस